नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, आत्मा का प्रतिशोध। आत्मा का प्रतिशोध, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट। पिछले अंक भटकती आत्मा में हमने देखा कि एक रात रहीम किसी दूसरे शहर से अपने शहर लौट रहा था तो शहर के बाहर ही एक चौराहे पर कामनी नाम की एक रहस्यमय लड़की उसे मिली, जिसने रहीम को अपना भाई कुंदन बताया और साथ ही यह भी कहा कि वह एक शताब्दी से उसी के वहां आने का इंतजार कर रही है। रहीम को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब वह रहस्यमय लड़की उसे पास की ही एक हवेली में ले गई, लेकिन उस रात रहीम हवेली के भीतर नहीं जा पाया और कामिनी भी उसे अगली रात आने के लिए कहकर हवेली के भीतर जाकर उसकी नजरों से ओझल हो गई। अगले दिन सुबह जब रहीम उस हवेली में पहुंचा तो उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि रात खूबसूरत दिखने वाली हवेली बिल्कुल खंडर थी। लगता था जैसे मुद्दतों से उधर कोई आया ही न हो। उसी रात रहीम को कामिनी की करुणा भरी पुकार सुनकर पुनः वहां जाना पड़ा। वहां कामिनी उसी का इंतजार कर रही थी। वह रहीम को हवेली के भीतर ही बने एक दुर्गंध भरे तहखाने में ले गई, जहां रखे एक ताबूत में एक किशोर की जली हुई एक भयानक लाश रखी थी और कमरे की छत से एक कंकाल लटका हुआ था। फिर न जाने क्या हुआ कि रहीम एक विचित्र सी गंध से बेहोश हो गया और कुछ देर बाद उसी हवेली से जले हुए शरीर का एक भयानक इंसान निकला और उसने शहर के दो जाने माने व्यक्तियों का खून कर दिया। सुबह जब रहीम को होश आया तो उसने स्वयं को उसी खंडर नुमा हवेली में पाया और जब वह आश्चर्य में डूबा अपने घर पहुंचा तथा सुबह का अखबार पढ़ा तो उसमें छपी खबर को पढ़कर फूट फूट कर रो पड़ा। अब आगे मैं क्या करूं मैं चाहकर भी तो उसके आदेश की अवहेलना नहीं कर पाता। बस अब तो एक ही उपाय है कि मैं यह शहर ही छोड़कर कुछ दिनों के लिए कहीं और चला जाऊं। हाँ, यही ठीक रहेगा। कल ही मैं यह शहर छोड़ दूंगा। तभी कोठी का एकमात्र नौकर रामू काका चाय की ट्रे लिए हुए भीतर प्रविष्ट हुआ। आजकल किसी के न होने की वजह से रहीम के लिए चाय, नाश्ता और भोजन आदि वही बना रहा था। उसे देख रहीम ने झट अपने आंसू पोंछ डाले। अरे, क्या हुआ तुम्हें बेटा? तुम रो क्यों रहे थे? कुछ नहीं काका, बस राम की याद आ गई थी। पता नहीं और कितने दिन में लौटेगा वह। मैं देख रहा हूँ बेटा कि कल सुबह से तुम बहुत परेशान हो। क्या बात है? क्या अपने काका को भी नहीं बताओगे? और हाँ, रात तुम कहाँ गायब रहे? मैं भला क्यों परेशान होने लगा काका? बस राम के बगैर दिल नहीं लग रहा। रात भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए घूमने चला गया था। ये बूढ़ी आंखें अब उड़ती चिड़िया के पर गिन सकती हैं बेटा। खैर, तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। लो, चाय पियो। तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करता हूँ। नाश्ते की जरूरत नहीं काका, मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। उफ, रामू काका भी मेरी परेशानी भांप चुके हैं, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मुझ पर इन 2 दिनों में क्या गुजरी है। लेकिन उसी रात जब रात के 12 बजे, भैया, क्या अपनी अभागिन दीदी से मिलने नहीं आओगे? चले आओ भैया। ओह, वह मुझे फिर बुला रही है। मुझे जाना ही होगा। शायद मेरा दिमाग उसके वश में हो गया है। और ओह, इतनी रात गए यह फिर कहाँ जा रहा है? कहीं वह अपने सर कोई मुसीबत मोल न ले ले। कुछ देर बाद, तुम आ गए भैया। अच्छा हुआ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ मेरे साथ। ठहरो, पहले मुझे यह बताओ कि कल रात शहर में जो खून हुए वह किसने किए और क्यों किए? तुमने किए, और इसलिए किए कि वे दोनों शैतान खूनी और बलात्कारी थे। क्या? लेकिन अखबारों में तो हत्यारे का जो हुलिया दिया गया है वह तो तुम्हारे भाई कुंदन से मिलता है। वह भी ठीक है, क्योंकि तुम में और कुंदन में कोई अंतर नहीं है। अंतर है भी तो सिर्फ इतना कि दिन के समय तुम इस रहीम के रूप में रहते हो और रात के समय कुंदन बन जाते हो। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब समझने में समय नष्ट न करो, चुपचाप मेरे पीछे चले आओ। ओह, शायद यह मुझे फिर उसी तहखाने में ले जाना चाहती है और मेरे इनकार करने की गुंजाइश नहीं। फिर 1 बजे के लगभग कुंदन एक दरिंदे के रूप में हवेली से बाहर निकला और शहर की ओर चल पड़ा। आज अमावस की रात है। अपना काम पूरा करने में मुझे और आसानी होगी। इधर पुलिस सुपरिटेंडेंट रमेश वर्मा शहर की गश्त लगाने के पश्चात अभी अभी अपने निवास स्थान पर लौटे ही थे कि एक हल्की सी आहट पाकर पीछे की ओर पलट गए। कौन हो तुम?
यमदूत, यमराज ने मुझे तुम्हारे ही प्राण लेने के लिए भेजा है। ही। समझ गया, तुम वही खूनी दरिंदे हो जो कल रात 2 खून कर चुका है। भलाई इसी में है कि चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना हा, वरना क्या कालिया उर्फ पुलिस सुपरिटेंडेंट वर्मा, क्या तुम स्वयं आत्महत्या कर लोगे? नहीं, बल्कि जहां से आए हो वहीं की सैर करोगे शैतान, और इस रास्ते से धाएं धाएं। सुपरिटेंडेंट रमेश वर्मा ने कुंदन पर 2 फायर किए, लेकिन कुंदन किसी छलावे के समान उछल उछल कर अपने आप को साफ बचा गया, और इससे पहले कि पुलिस सुपरिटेंडेंट उस पर तीसरा फायर कर पाता, कुंदन ने अपने हाथ में थमा गंडासा उस पर खींच मारा। आई! उसी रात कुंदन ने रमेश वर्मा के अलावा शहर के और 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के खून किए। हाय! आह! और भोर होने से पहले ही हवेली वापस लौट आया। आज केवल 3 शिकारों को ही ठिकाने लगा पाया हूँ दीदी, जबकि मेरा गंडासा अभी भी खून का प्यासा है। कोई बात नहीं भैया, बाकी के शिकार कल हो जाएंगे। अब बात करने का समय नहीं, आओ मेरे साथ। अगले दिन सुबह उन 3 खूनों ने पुनः शहर में आतंक पैदा कर दिया, जबकि उन हत्याओं से बेखबर रहीम गत दिन की तरह हवेली से वापस घर लौटकर बिस्तर पर पड़ा बेखबर सो रहा था। काफी गहरी नींद में है, जगाना ठीक नहीं होगा, लेकिन आखिर इसे हुआ क्या है? रात को अचानक ही कहीं चला जाता है और भोर होने के बाद ही वापस लौटता है। अब तो राम बेटे को तार देकर बुलाना ही होगा। एक तो शहर में आज 2 दिन से लगातार खून हो रहे हैं, तिस पर इसकी यह हालत। तीसरी रात रहीम ठीक 12 बजे फिर कामनी की आवाज सुनकर हवेली गया। उस रात फिर कुंदन ने 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के खून किए, और सुबह जब रहीम हवेली से घर लौटने के पश्चात गहरी नींद सोया हुआ था, तो अचानक उसे किसी ने झंझोड़ कर उठा दिया। आहा, तो तुम राम भैया, कब आए तुम? अंकल आंटी कहाँ हैं? अभी आया हूँ, लेकिन मम्मी डैडी को आने में अभी 1 सप्ताह और लग जाएगा। लेकिन तुम इस तरह से कैसे दिन चढ़े तक घोड़े बेचकर सो रहे थे? सोऊं नहीं तो और क्या करूं? ना पास में कोई काम है और ना ही तुम, अतः सारा दिन पलंग ही तोड़ता रहता हूँ। लेकिन राम भैया, अच्छा हुआ जो तुम आ गए, वरना मैं स्वयं तुम्हें तार देकर बुलाने वाला था। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। जरूर करना, लेकिन पहले मुंह हाथ तो धो लो। अब नाश्ते की टेबल पर ही बातें होंगी। थोड़ी देर बाद नाश्ते की टेबल पर। हाँ, अब बताओ, तुम क्या बातें करना चाहते थे? मैं तभी नहीं, इसे कुछ भी बताने की मूर्खता नहीं करना, वरना मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु तुम अवश्य एक भयानक विपत्ति में फंस जाओगे, क्योंकि 3 रातों में जो 8 खून हुए हैं वह तुमने ही किए हैं, केवल तुमने। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? दरअसल भैया, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि राम उससे अगला प्रश्न करता, ट्रिन ट्रिन, ठहरो, मैं देखता हूँ। आह, ये कैसी विवशता है कि मैं चाहकर भी राम से सच नहीं कह पाया। हेलो, राम स्पीकिंग। अरे, तुम कब लौटे बेटे? अभी कुछ देर पहले ही चीफ अंकल। कहिए, क्या आदेश है? दूसरी ओर चीफ मुखर्जी ही थे। अच्छा हुआ जो तुम वापस आ गए, वरना मैंने तो रहीम से ही कांटेक्ट करने के लिए फ़ोन किया था। तुम ऐसा करो, रहीम को लेकर सीधे ऑफिस ही चले आओ, बातें यहीं होंगी। जी, बेहतर है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। क्या चीफ का फ़ोन था? हाँ, उन्होंने हमें तुरंत बुलाया है। लगता है वे हमें उसी खूनी का केस सौंपना चाहते हैं जो 3 दिन में 8 खून कर चुका है। खैर, तुम फटाफट नाश्ता निपटाओ, फिर चलते हैं। नाश्ते आदि से फारिग होकर दोनों सीधे चीफ मुखर्जी के पास पहुंचे। कहिए चीफ, हमें कैसे याद किया? लगता है आजकल तुमने अखबार पढ़ना छोड़ दिया है। ऐसी कोई बात नहीं चीफ, शायद आपका इशारा उन कत्लों की ओर है जो 3 दिन के भीतर भीतर हुए हैं। बिल्कुल ठीक समझे बेटे, उन खूनों से पूरे शहर में आतंक छा चुका है। कातिल के न पकड़े जाने के कारण जनता में रोष फैला हुआ है। यदि शीघ्र ही उस कातिल को पकड़ा ना गया तो मुझे डर है कि जनता का कानून और व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। उन खूनों की वजह से ही मैं शीघ्र वापस लौटा हूँ चीफ। आप मुझे यह बताइए कि पुलिस और आपके विभाग की अब तक की गई छानबीन की रिपोर्ट क्या है? अब तक पूरी कोशिशें करने के बावजूद भी हम केवल इतना ही जान पाए हैं कि हत्यारा एक कम उम्र का जला हुआ एक दरिंदा है, और उसके हाथों मारे जाने वाले सभी शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उस दरिंदे ने सभी खून रात के 12 बजे से
3 और 4 बजे तक के बीच में किसी तेज धार वाले हथियार से किए हैं। आश्चर्य की बात तो यह है बेटे कि वह शैतान रात के अंधेरे में अचानक ही तेज हवा के समान किसी के घर में प्रविष्ट होता है और अपने इच्छित व्यक्ति का खून करने के पश्चात आंधी के समान निकल जाता है और लाख कोशिशें करने के बाद भी वह पकड़ा नहीं जा सका। क्या आप यह पता लगा सके कि उस दरिंदे के हाथों मरने वालों की उससे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी थी या नहीं? मरने वालों के परिवार वालों अथवा निकटवर्ती संबंधियों का कहना यही है कि उस हुलिये के इंसान को उन्होंने पहली ही बार देखा है। तभी रहीम बीच में ही व्याकुलता से बोल उठा, भैया मैं घर जाना चाहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ओह ठहरो, मैं भी चलता हूँ। अच्छा चीफ, अब हमें आज्ञा दीजिए। जाओ बेटे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस केस को अब तुम ही हैंडल करो। यदि हत्यारा जल्द से जल्द पकड़ा ना गया तो पुलिस के साथ साथ हमारे विभाग की भी बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि यह केस अब हमारे विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। ठीक है चीफ, आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी ओर से उस दरिंदे को पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। ईश्वर तुम्हारी मदद करे। दोनों घर वापस लौट पड़े। रहीम, तुम मुझे कुछ परेशान से नजर आ रहे हो, क्या बात है? और हाँ, सुबह तुम शहर छोड़कर कहाँ जाने की बात कर रहे थे? मैं 2-3 दिन से घर पर काफी बोरियत महसूस कर रहा हूँ। तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए कुछ दिनों के लिए किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहता था। रहीम, कहीं तुम्हारी तबीयत ठीक न रहने का कारण आधी रात के बाद घर से बाहर रहना तो नहीं है? क्या मतलब? मुझे रामू काका ने बताया है कि तुम 2-3 दिन से रात को बाहर रहते थे। क्या यह सच है? हाँ भैया, सच है। दरअसल मुझे 2-3 दिन से रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए टहलने निकल जाता था। हो सकता है इस कारण ही तबीयत खराब हो रही हो। रहीम को मजबूरन फिर झूठ बोलना पड़ा, लेकिन यह दूसरी बात थी कि राम उसके उत्तर से संतुष्ट न होने के बावजूद भी खामोश हो गया। उसी रात जब 12 बजने में कुछ मिनट शेष थे। क्या बात है, तुमने इतनी रात गए मुझे क्यों जगा दिया? बहुत सो लिए भाई, अब उठकर फटाफट तैयार हो जाओ, हमें गश्त के लिए जाना है, क्योंकि वह खूंखार हत्यारा आधी रात के बाद ही खून करता है। मारे गए। फिर रहीम को तैयार होने के लिए वहीं छोड़ राम स्वयं भी कपड़े बदलने के लिए एक दूसरे कमरे में पहुंचा। शायद काम में व्यस्त रहने पर रहीम की तबीयत सुधर जाए। आज देखूंगा कि वह खूनी किसकी हत्या करता है और कैसे करता है। तभी ओह 12 बज गए, अब घर से निकलने में देर नहीं करनी चाहिए। परंतु रहीम के कमरे में पहुंचने पर अरे रहीम कहाँ चला गया? रहीम, रहीम, कहाँ हो तुम? रहीम को आवाजें देने के साथ साथ ही राम ने उसकी तलाश में कई कमरे छान मारे, लेकिन रहीम किसी भी कमरे में उसे नहीं मिला। तभी बाहर से मोटरसाइकिल के चलने की आवाज आई और वह लपक कर एक खिड़की पर पहुंच गया। ओह, वह तो रहीम ही है, लेकिन मुझे बिना बताए एकाएक वह कहाँ जा रहा है? राम के मस्तिष्क में एक साथ सैकड़ों विचार घूमने लगे। रहीम का यह व्यवहार मैं पहली बार देख रहा हूँ। जरूर कोई गहरा भेद है और वह भेद मुझे हर कीमत पर उससे जानना होगा। खैर, उसके लौटने पर पूछूंगा कि वह कहाँ गया था। इसके बाद वह वहीं कुर्सी पर बैठकर ऊँघने लगा। सुबह लगभग 5 बजे मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज सुनकर राम की आंख खुल गई। तो वह आ गया। ठहरो रहीम। ओह भैया, तुम अभी तक जाग रहे हो? मैं तुम्हारी बात जो रहा था। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे यह जरूर बताओगे कि तुम रात भर कहाँ रहे और क्या करते रहे। क्या इन प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। और हाँ, मैं अब कोई बहाना भी नहीं सुनना चाहूंगा। सॉरी राम, फिलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि दोपहर वाली ट्रेन से मैं दार्जिलिंग जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। सीधे तरीके से नहीं तो इस तरीके से ही सही। आह, बताओ, रात भर कहाँ रहे तुम? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता, तुम्हें बताना ही होगा। उफ! रहीम ज्यादा देर तक राम की पिटाई की ताप न ला सका। आह, बस करो भैया, बस करो, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। चलो शुरू हो जाओ, लेकिन ध्यान रहे, यदि झूठ बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं रात को। परंतु तभी कामिनी की सम्मोहित कर देने वाली आवाज उसके कानों के पर्दे फाड़ने लगी। खबरदार भैया, यदि मेरे बारे में एक शब्द भी कहा तो अपने प्रिय दोस्त और भाई राम के प्राणों से तुरंत ही हाथ धो बैठोगे। बोलो बोलो, खामोश क्यों हो गए तुम?
उसी समय रहीम की दशा अचानक ही पागलों जैसी हो गई। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता, तुम दूर हो जाओ मेरे सामने से। रहीम, रहीम, क्या हुआ तुम्हें? ओह, यह तो बेहोश हो गया। ऐसा दौरा तो मैंने इसे पहली बार पड़ते देखा है। तो क्या सचमुच रहीम की तबीयत इन्हीं दौरों के कारण ही खराब हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं आज रात्रि को इसी प्रकार इसे दौरे पड़ते हों और यह होशो हवास खोकर एकदम घर से बाहर निकल जाता हो। परंतु यदि यही वास्तविकता है तो वह सब कुछ इसने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या संकोच था इसे यह बात मुझे बताने में? पहले तो इसने कभी मुझसे कोई बात नहीं छिपाई। खैर, पहले डॉक्टर को फोन कर दूं, फिर सोचूंगा इस बारे में। निसंदेह ऐसी स्थिति से मेरा पहली बार वास्ता पड़ रहा है। कितने आश्चर्य की बात है कि जिस दिन से रात में कत्लों का सिलसिला शुरू हुआ है उसी दिन से रहीम भी रात को घर से बाहर रहने लगा है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।